ठीक है। देखिए, हम देखते हैं कि जिस किताब का हम अभी स्वाध्याय करने जा रहे हैं, वो किताब का नाम है मन के हारे हार, है मन के जीते जीत। तो सबसे पहले अ, हमने पहला जो पृष्ठ था, या पहला जो एक टाइटल था वो पढ़ा था। स्वाध्याय किया था उसके ऊपर, परिस्थितियों को संतुलन पर हावी न होने दें। ओम भैया ने बहुत अच्छी तरह से उसको बताया था। फिर भी जैसे कि हमारा विषय है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मन होता है। तो मन मतलब क्या होता है, अगर उसका हम शास्त्रीय अर्थ अगर जाने, तो शास्त्र करता है संकल्प विकल्पात्मक मन। मतलब जो संकल्प और विकल्प करता है उसको हम मन कहते हैं। पर मतलब सारे जो कार्य होते हैं, चाहे संकल्प हो या उस पर विचार करना हो, विकल्प करना हो, वो सब मन में होते हैं। तो मन की धार है जो, वो बहुत बड़ी चंचल है। तो उसको स्थिर करने के लिए उसका विज्ञान क्या है, या उसको मतलब उसको कैसे हम परिवर्तित करें, तो इसके लिए बहुत बड़ा साधन है हमारा स्वाध्याय। और उसी स्वाध्याय के जरिए से हम मन को जान रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा दूसरा विषय है, न खींचे न उद्विग्न हो। तो उसमें हमने आधा दीदी ने जो चार ये थे मानसिक संतुलन के लिए, जो चार बिहेवियर बताए थे। तो मानसिक रोग के जो संतुलन के चार पक्ष हैं, वो हमको अनामिका दी ने बताए थे। उसको हम अभी और अच्छे से शुरू कर देते हैं। संतुलन और सामंजस्य ही स्वस्थता का चिन्ह है। मस्तिष्क के भीतर अगणित घटक है, और वे एक दूसरे के साथ सुसंबद्ध रहकर ही संयुक्त सहयोग से उत्पन्न क्षमता द्वारा अपने हिस्से से कार्य ठीक तरह पूरे कर पाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे एक क्लास है, तो वो क्लास को अगर मैनेज करना है तो मैनेजमेंट की टीम होती है। जैसे कि क्लास क्लास का एक मॉनिटर होता है, और उसके साथ में फिर उसके सहचारी होते हैं। वाइस वाइस कैप्टन होता है, या और बाकी सब डिसिप्लिन कैप्टन और बाकी सब लोग होते हैं। तो उन वो सब लोग क्या करते हैं कि क्लास को मैनेज करते हैं कि अच्छी तरह से कैसे वो मैनेज हो। वैसे ही हमारे जो मानसिक संतुलन होता है, तो उसको सामंजस्य की तरह कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए जो अगणित घटक है हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के भीतर जो अगणित घटक है, वो सब एक दूसरे के साथ सुबंध रह करके काम करते हैं। तो उससे हमारा काम जो है वो अच्छी तरह से होता है, या हमारा दिमाग जो है, मस्तिष्क है, वो अच्छी तरह से चलता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो घटक काम करते हैं। उसमें है, यदि उस यदि उनकी सुसंबद्धता कहीं लड़खड़ाती है और तालमेल बिगड़ता है, तो फिर चित्र विचित्र प्रकार के छोटे बड़े मानसिक रोग आते हैं। सही बात है। जैसे कि अगर मैनेजमेंट बिगड़ गया, तो पूरा प्लान चौपट हो जाता है, कुछ अच्छी तरह से नहीं होता। वैसे ही है कि अगर उनका तालमेल अगर बिगड़ गया उन घटकों का, तो फिर छोटे बड़े मानसिक रोग आरंभ हो जाते हैं। देखते हैं ना कि अगर कुछ थोड़े थोड़े बातों के ऊपर हमको गुस्सा आने लगता है, या हम चिड़चिड़ करते हैं, अगर हमारे मन के विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है, तो हमको बहुत बुरा लगता है, हम चिड़चिड़ करने लगते हैं। ये क्या है? तो यही है कि अगर हमारा तालमेल अगर बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो फिर ये छोटे बड़े जो रोग होते हैं, एंगर है, या द्वेष करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, ये सब हमारे मानसिक रोग होते हैं। और वो रोग तभी आते हैं जब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। तो वही है कि जब वो घटक जो है वो लड़खड़ाते हैं, तालमेल बिगड़ता है, तब मानसिक छोटे बड़े रोग आते हैं। उसके बाद में उसके बाद में बताया कि संतुलन के चार पक्ष होते हैं। अगर संतुलन करना है तो चार पक्षों के बराबर ही संतुलन होगा। उसमें है, पहला है कि इफेक्ट, और उसका है सतर्कता सजगता। दूसरा है थाट, विचार प्रवाह और कल्पना। तीसरा है बिहेवियर, व्यवहार अभ्यास। चौथा है मूड, रुझान और उत्साह।
हमने अभी पढ़ा उसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे। इनमें से किसका संतुलन किसके सम्मिश्रण क्षेत्र में कितनी मात्रा में गड़बड़ाया गया है, इसी आधार पर मनोरोगी के अनेक स्वरूप बनते हैं और लक्षण प्रतीत होते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार देखे जाते हैं। देखते हैं कि जैसे हमको चार इसमें पक्ष बताए गए हैं जो संतुलन के हैं, बैलेंसिंग बना के रखते हैं। अगर ये बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, जैसे कि यही होता है ना कि हम अगर सिंपल एग्जांपल देखें, हमने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में अगर हम कुछ ज्यादा भोजन करते हैं, मतलब भूख से ज्यादा खा लेते हैं, तो संभाव्यता होती है कि हमारा अपचन हो जाएगा। या कभी कभी हम बहुत हेवी हेवी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जो हेवी फूड होता है आलू वाला बहुत खाते हैं, मसाला वाला बहुत खाते हैं, तो गैसेस वगैरह हमारे पेट में जम जाते हैं, है ना। कभी कभी हम नींद अच्छी तरह से नहीं लेते हैं, तो हमारी नींद अपूरी होने के कारण हमारा मस्तिष्क जो है या सिर हमारा दर्द करता है, या हमें कुछ एंजाइटी जैसा लगता है, गैसेस लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा संतुलन बिगड़ा होता है। वैसे ही जैसे कि अगर हमारा हमारा अन्न पचन अगर अच्छे सा होना चाहिए, तो हमको जितनी भूखे उतना खाना है और अच्छी तरह से नींद लेना है। तो ये क्या हो गया? बैलेंसिंग हो गया। तो ये पक्ष हो गया एक दूसरे का। अगर ये इसमें का एक भी बिगड़ता है, जैसे कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई और हमने अच्छी तरह से खा भी लिया है, तो हमारा पचन बिगड़ जाएगा। और हमने नींद पूरी ली और फिर भी हमने बहुत ज्यादा खाया, भूख से ज्यादा खाया, तो हमारा पचन जो है वो बिगड़ जाएगा और हमारा मस्तिष्क भी दुखने लगेगा। तो ये इनबैलेंसिंग की वजह से ये सब चीजें होते हैं। तो वही सूत्र, वही पक्ष गुरुदेव ने हमको चार वो बताया है। इसमें से हम पहला पक्ष जो है, सतर्कता के अभाव में मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता कि लोग उसकी क्रिया के बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, किस कार्य का परिणाम उसके लिए क्या होगा। अपनी मर्जी ही उसे सब कुछ लगती है। यही है ना, सबका है। सबको लगता है कि मेरे मर्जी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो मतलब सबको लगता है कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। पर ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरी सुनो, वैसे आपके सामने जो हजारों लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरी मेरी सुनना चाहिए, मेरी यहाँ पे कहना चाहिए। अगर हम अगर वहां पे किसी की सुनते नहीं है, तो फिर सब सब हर्ट हो जाते हैं और उनके मन दुख जाते हैं। तो वही फिर छोटे छोटे मानसिक रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव ने बताया है कि हम अच्छी तरह से निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही होना चाहिए। पर यह चीज हर बार संभव नहीं हो पाती है। अपनी मर्जी ही उसे सब कुछ लगती है। लोगों की प्रतिक्रिया एवं क्रिया के परिणाम उसे सूझते ही नहीं। कल्पना की दौड़ दूर तक नहीं जाती। वर्तमान समय और अपना मन, इन दो में ही वह उलझ कर रह जाता है। वही होगा जब हम अपना ही विचार कर रहे हैं, अपने ही सोच आगे रख रहे हैं। बल्कि अगर हम, एक नियम है कि अगर हम, हमारी बात अगर किसी को हम समझाना चाह रहे हैं, जब हम पूरी तरह से अच्छे से सुनेंगे और उसको लगना चाहिए कि हाँ, मेरी भी राय का यहाँ पे कुछ महत्व है या इम्पोर्टेंस है, तभी वो हम जो बता रहे हैं वो अच्छे से जान पाएगा। और हम बोलेंगे कि नहीं, वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं सुनेंगे और हमारा ही पक्ष रखेंगे, हमारा ही सुनना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे पास संतों का विकल्प करने वाला मन है, वैसे ही अगली वाली जो आत्मा है, उनमें उनके अंदर में भी संकल्प विकल्प करने वाला मन है। तो जो भावना हमारे अंदर आ रही है, वो ही भावना उनके मन अंदर भी आ रही है। इसलिए हम हमको गुरुदेव ने बताया है कि अगर हम आगे बढ़ना है, तो अपने मन को अगर हमको संतुलन में रखना है, तो ये चीज करना है कि अगर आगे वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको अच्छी तरह से सुनेंगे, मतलब उसका राय क्या है वो सुनेंगे। लोगों की प्रतिक्रिया एवं क्रिया के परिणाम उसे सूझते नहीं। कल्पना की दौड़ दूर तक नहीं जाती। वर्तमान समय और उसका अपना मन, इन दो में ही वे उलझ कर रह जाता है। फलतः ऐसे कृत्य करता है जो उपहासास्पद भी होते हैं, बेतुके और इनके करने से आर्थिक हानि न पर उसके आगे को देखकर उसे मंद गति या बाल बुद्धि मान लेते हैं और उसके द्वारा किसी उत्तरदायित्व के निभाए जाने की आशा छोड़ देते हैं। यही होता है, अगर किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है और किसी में कुछ अच्छी बातें हैं, पर वो ये सब बातों में उलझ करके मेरी ही सुनो, या बस अपना मन और वर्तमान समय इसी में उलझ कर रहता है,
तो उसका उसकी बालिशता या उसका जो क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे गुरुदेव ने बताया बाल बुद्धि है, वो बाल बुद्धि उस पे दिखती है। और अगर कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी देना चाहे या उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी देने की सोचे, तो उत्तरदायित्व उसके ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि उनका स्वभाव या उनका वर्तन उसके सामने फीका पड़ जाता है, हास्यास्पद हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर हम जिम्मेदारी नहीं दे पाते। आगे बढ़ते हैं। शिष्टाचार का निर्वाह वह नहीं कर पाते, अटपटेपन से लोगों के लिए व्यंग्य विनोद के माध्यम लेकर अपना और दूसरों का मनोरंजन करते रहते हैं। सतर्कता विहीन व्यक्ति इस बात से भी अपरिचित ही बने रहते हैं कि उनके बारे में क्या सोचा और क्या माना जाता है। वो इस बारे में नहीं सोचते हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं, बस वो अपने में ही मस्त मौला रहते हैं। और ये सोचते नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही में सही है या गलत है, क्योंकि उनको बस अपने मन की करनी है। बल्कि आगे वालों को क्या बताना है या आगे वालों को क्या समझाना है, वो वे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनका बस वो मनोरंजन और लोगों को हंसाने में ही उलझे हुए रहते हैं। बल्कि उनको जो करना है, जो आदर्शता दिखानी है, वो नहीं दिखा पाते। दूसरा बताया है, विचार प्रवाह में गड़बड़ी पा जाने से कल्पनाएं अनियंत्रित हो जाती है। क्या सोचना उपयुक्त है, क्या नहीं, क्या संभव है या असंभव, साधनों से परिस्थितियों का ज्ञान न रहने से वे अपनी हर कल्पना को सरलता पूर्वक संभव हो सकने योग्य मान बैठते रहते हैं। गुरुदेव ने यहाँ पे बताया है कि जब हमारे विचार प्रवाह में गड़बड़ी आ जाती है, तो हमारी कल्पनाएं जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, उसका जो मार्ग है वो लड़खड़ा जाता है। हमें क्या सोचना उपयुक्त है, क्या नहीं है, क्या संभव है, क्या असंभव है, ये हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति का ज्ञान उस समय नहीं रहता है। उसके बाद में गुरुदेव बताते हैं कि यह भी अनुमान नहीं लगा पाते कि इन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और क्या साधन जुटाने होंगे। कल्पना और असफलता के बीच वे किसी अंतर अवरोध का अनुमान नहीं लगा पाते। फलतः पूरे लोक में विचरण करने वाले बालकों जैसी उनकी मनस्थिति रहती है। वही है कि जैसे कि हम यहाँ पे वैचारिक बातें कर रहे हैं, गुरुदेव ने जो हमें किताब बताई उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो वो वैचारिक चीजें उस समय नहीं होती है, क्योंकि एक बालपन या बाल बुद्धि जैसे हरकतें वहां पे होती रहती है। तो वे अनुमान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनकी मनस्थिति बालकों जैसी होती है। बहुचर्चित शेख चिल्ली संभवतः इसी प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित रहे होंगे। ऐसे लोग उल्टा सोचने लगे तो सामान्य दैनिक कृत्य तक के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं और दूसरों की सहायता बिना कुछ भी करने की हिम्मत गवा देते हैं। नैतिक और अनैतिक, सामाजिक और असामाजिक चिंतन का अंतर झीना पड़ जाने से वे ऐसा सोचते और कहते पाए जाते हैं, जिससे सुनने वालों को भी लज्जा आ जाती है। वे ऐसा विचार नहीं करते कि हम कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, हमें किस मूल्यों का आधार लेना है, हम किस मूल्यों पर विचार करना है, ऐसा कुछ वो सोचते नहीं है। उनको नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं समझता। हम सामाजिक बात कर रहे हैं या असामाजिक बात कर रहे हैं, वो भी उनको नहीं समझता है। और इसीलिए बिना सहायता के वे कुछ करने की हिम्मत गवा देते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तीसरा हमें पक्ष बताया है, व्यवहार अनुमान तंत्र में गड़बड़ी होने से मनुष्य के लिए यह अनुमान लगाना कठिन पड़ता है कि दूसरे लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसा और किस उद्देश्य से प्रेरित है। वही है कि तीसरा है हमारा व्यवहार। दूसरा हमको बताया था विचार में गड़बड़ी, और तीसरा हमें बता गया है कि व्यवहार व्यवहार में व्यवहार का अनुमान तंत्र है उसमें गड़बड़ी। जैसे उसमें अगर हम गड़बड़ी आ जाती है व्यवहार में, तो हम इंसान का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि दूसरों लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसे उद्देश्य से प्रेरित, तो उद्देश्यों के संग नहीं पाएंगे। शत्रुओं को मित्रवत मानने का गलतफहमी भी कई बार पाया जाता है। विशेषतः उड़ती हुई आयु की लड़कियां प्रेम प्रसंग में इस प्रकार की मान्यताएं गढ़ देती है, जिनमें की हर दृष्टि से उनका अहित करने पर उतारू तथा और उससे विरत परम हितैषी है मानती, पर यह भूल प्राय निषेधात्मक थी है। देखिए गुरुदेव ने जो अभी चर्चित विषय है या अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस समय का, और युवाओं का स्पेशली,
तो इसके ऊपर गुरुदेव ने बताया है कि विशेषता कई बार होता है कि उठती आयु की लड़कियां होती है जो प्रेम प्रसंग में बहती जाती है। उनको लगता है कि जो हमारे हम जिसके साथ प्रेम कर रहे हैं, जो हमारे साथ प्रेम कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो वो ही हमारे लिए सर्वस्व है। बल्कि हमारे पीछे जो हमारे माता पिता भाई बहन है, हमारे मित्र है, हमारे सगे संबंधी है, हमारे रिश्तेदार है, वो सब हमारे अहित चाहते हैं। और वो एक ही व्यक्ति है जो हमारा हित चाहता है। क्या वो ही हमारे लिए सदैव है और वो ही हमारे लिए सब कुछ है। तो यह मान्यता, यह सोच यहाँ पे गुरुदेव ने एक रोग के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि व्यवहार जो है, व्यवहार का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो ऐसे सिम्टम्स वो रोगी में दिखता है। जैसे कि प्रेम का पागलपन किसी लड़की या लड़के में घुस जाता है, तो ऐसे लक्षण उसमें दिखते हैं। आगे में बताया गया है कि अमुक व्यक्ति अपने शत्रु बने हुए हैं, जादू है, मारने, जहर देने, मिटा देने जैसे षड्यंत्र रुचे हुए हैं, जैसी मान्यता बना लेते हैं और निरंतर भयभीत रहते हैं। कितनों को की दुर्घटना, मृत्यु, आक्रमण, हानि, विद्रोह, जेल आदि का भय सताता रहता है। ऐसे लोग यह भी निर्णय नहीं कर पाते कि किस कठिनाई का निराकरण किस प्रकार करना चाहिए, किन समस्याओं का समाधान किससे पूछना चाहिए। वे प्रधानमंत्री से छोटे अधिकारी तक अपनी फरियाद नहीं पहुंचाना चाहते हैं और उत्तर की प्रतीक्षा ये बिना आए दिन उन्हें पत्र लिखते रहते हैं। दूसरे की स्थिति और क्षमता का भी उन्हें ठीक अंदाजा नहीं रहता और उनके संबंध में कुछ से कुछ मान्यता बना लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे अपना मन ही वैसा बना लेते हैं, वे सोच ही ऐसा लेते हैं। उसकी वजह से वे कुछ नहीं कर पाते ना, किसी से उसके बारे में बात कर पाते हैं, ना किसी को अच्छा समझ पाते हैं, ना किसी को बुरा समझ पाते हैं। ये विवेक बुद्धि जो है वो खो देते हैं, क्योंकि जो असंतुलन है वो छाया हुआ रहता है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार अपने को भी कई बार कोई सिद्ध पुरुष, नेता, विद्वान, राजा आदि मान बैठते हैं। इस वस्तु स्थिति का सही अनुमान न लगा पाने की मनस्थिति वाले रोगियों को पेरोनिया या मेंगलोमोनिया से ग्रसित कहा जाता है। तो गुरुदेव ने बताया है कि कभी कभी यह हो जाता है कि वो खुद अपने आप को कुछ नेता या कुछ बड़ा महापुरुष समझ लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अ, अपने को ही विद्वान या राजा मान बैठ जाते हैं। तो इस वस्तु स्थिति को गुरुदेव ने बताया है कि पेरोनिया या मैंग्लोमोनिया जैसे रोगों से ग्रसित कहा जाता है। ऐसे लोग अपने संबंध में तथा समाज संसार में संबंध में तरह तरह के गलत अनुमान लगाते रहते हैं। तो जबकि विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं हो पाता है, तो यही होगा कि वे अनुमान गलत लगाएंगे या दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे भी ये कुछ नहीं बता सकते। चौथा पक्ष हमें गुरुदेव ने बताया है कि मूड गड़बड़ाने से व्यक्ति नशेबाजी की स्थिति में चला जाता है। कभी तो पूरे उत्साह में, प्रसन्नता में उन्हें पाया जाता है और अनावश्यक रूप से हंसते, जोश दिखाते, बड़ी बड़ी आशाएं प्रकट करते, और कभी चिंताओं और निराशाओं से इस कदर जा डूबते हैं मानो आसमान इन्हीं के ऊपर टूट पड़ा या टूटने वाला है। देखते हैं कि अभी की अभी अभी का यूथ है या अभी की विचारसरणी जो है, जिसको सब लोग बोलते हैं कि हाँ, ये होना चाहिए। तो उसमें है कि कभी खुशी का मौका हो तो बहुत वो खुश हो जाते हैं। कभी दुखी दुखी होना है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो खुशी को अगर सेलिब्रेट करना है उनको, तो वो नशेबाजी की तरफ तरफ चले जाते हैं। अगर किसी को अपना दुख भुलाना है तो फिर भी वो नशा या एडिक्शन का एक सहायता ले लेते हैं। बल्कि उसको उस स्थिति में कैसे लाए या उसको बैलेंसिंग करे, कैसे करे, ये नहीं सोचते हैं। इसलिए गुरुदेव ने हमें बताया कि मूड अगर गड़बड़ा गया है तो हमारा मन कहीं और भाग चलता है। कईयों को कोई भयंकर रोग शरीर में प्रवेश कर सकने की या निकट भविष्य में होने की आशंका बनी जाती है। मनोचिकित्सक इस स्थिति को मेनियक डिप्रेसिव कहते हैं। इस स्तर के लोग कई बार चुनाव जीतने, लॉटरी पाने, गढ़ा खजाना खोदने, सोना बनाने की ऐसी मान्यताएं अपने हाथ लिए फिरते हैं, मानो यह सफलताएं उन्हें जल्द ही मिलने वाली है। और इसकी वजह से वे जब उनकी खुशी या उनका दुख संभला नहीं जाता, तो वे कई बार इस तरह के लोग होते हैं कि
उनको लगता है कि उनको लॉटरी लगेगी, उनको गड़ा हुआ सोना मिलेगा। तो ऐसी चीजें उनके साथ होती है। गुरुदेव ने उनको बताया कि मैंने एक डिप्रेसिव लोग होते हैं वो ही ऐसा सोचते या करते हैं। देवी देवताओं को वश में कर लेने की बात भी उनके मन पर ऐसी छाई रहती है, मानो अब उस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुझे यहाँ पे बताने एक बात शेयर करने में अच्छा लगेगा कि एक ऐसा ही मनोरोगी अ, हमें मिला था। मतलब हमारे फैमिली में ही एक भाई है। तो सेम ऐसी सोच उनकी हो रही थी। अ, उनके दिमाग पर ऐसा छा गया था कि नहीं, मैं बहुत साधना करनी है, मैं देवी देवता को अपने वश में कर लूंगा, या मैं बड़ा सोना खजाना खोदने के लिए जाऊंगा। और उनकी उसके लिए उन्होंने बहुत कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी किए थे, और बहुत कुछ प्रयास भी किए थे ये सब चीजें करने के लिए। परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये सब मान्यताएं वो सही ही है ऐसा नहीं माना जा सकता। और गुरुदेव ने बताया कि ये मैनियक डिप्रेसिव लोग होते हैं, वो ही ऐसा सोचते या करते हैं। आगे में देखते हैं। मस्तिष्क यंत्र को प्रकृति ने जितना उपयोगी बनाया है, उतना ही उत्तम सुरक्षा का प्रबंध भी किया है। देखिए गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, तो सिर्फ मस्तिष्क, ब्रेन इतना ही नहीं, तो ये हमारा एक यंत्र है जो मदरबोर्ड की तरह हमारा काम करता है। उतना ही उत्तम सुरक्षा प्रबंधक भी किया है। जो हमारी स्कल है, खोपड़ी है, जो खोपड़ी की हड्डी को मजबूत डिब्बे में संभाल कर रखा गया है, उसके भीतर ही ऐसी व्यवस्था है जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ी की पहुंच न हो सके। आमतौर से मस्तिष्क को सही सोचने का सही तरीका न मालूम होने से गड़बड़ी उत्पन्न होती है। जब हमारा संतुलन बिगड़ जाता है तो हम सही राह नहीं ले पाते या सही सोच नहीं पाते हैं। अनाड़ी अ, हाँ, अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में सौंपी हुई मोटर की तथा अनभिज्ञ प्रयोक्ता के कारण कीमती कंप्यूटर की बर्बादी ही होती है। जब अगर ड्राइवर या ऑपरेटर है और उसको ऑपरेट कैसे करना है या ड्राइव कैसा करना है वो पता नहीं है, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। ये यहाँ पे गुरुदेव ने बताया है। सॉरी। वे उनसे सही काम तो ले नहीं पाते। यही बात मस्तिष्क के यंत्र के संबंध में भी है। वह जितना बहुमूल्य है उतना ही प्रयोक्ता की कुशलता भी चाहता है। जीवन में भली बुरी घटनाओं का, प्रिय अप्रिय प्रसंगों का ताना बाना चलता ही रहता है। बात का बतंगड़ बनाकर यदि संतुलन गवा दिया जाए तो उससे आवेशपूर्ण स्थिति का दुष्परिणाम ही होगा। यही है कि अगर हम छोटी सी बात को हम लेकर के रहते हैं, तो वो बात बड़ी हो जाती है, और उसकी वजह से हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि या तो कुछ विनाश, या किसी का मन दुख जाएगा, या अपना मन दुखेगा। अपना अगर हम अपना संतुलन बिगड़वा देते हैं या हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, तो दूसरों को क्षति हानि भी पहुंचती है। इसीलिए आवेशपूर्ण स्थिति दुष्परिणाम कारक ही होती है। आवेशों और उत्तेजनाओं का मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार न करने लायक कल्पनाएं करने और साधनों के अभाव में उनकी पूर्ति न हो सकने के कारण असफल रहने पर कई लोग बौखला जाते हैं, और उस उत्तेजना की गर्मी से मस्तिष्क की कोमलता को जला देते हैं। अनैतिक विचार अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतः ही घातक होते हैं। जब संतुलन बिगड़ जाता है तो ये सब चीजें हमारे साथ हो जाती है। उत्तेजना की गर्मी मस्तिष्क में जाकर के हमारी विचार प्रणाली को बर्बाद कर देती है। हम अच्छे तरह से विचार नहीं कर पाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय आदि का प्रभाव भी मन संस्थान पर बुरा पड़ता है। वे विकृतियां इसलिए उत्पन्न होती है कि मनुष्य को सही दृष्टिकोण अपनाकर समस्याओं परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने का अनुभव अध्यात्म के तत्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यदि उसे अपनाया जा सके तो संसार में फैले हुए पागलपन और असंतुलन से छुटकारा मिल सकता है। गुरुदेव ने बताया है कि अपना जो है तो उसको विकृतियों से बचाकर रखना पड़ेगा। अगर इन विकृतियों को बचाकर रखना है, और हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष या किसी के प्रति क्रोध, भय, ये सब जो हमारी बुद्धि को
संकुचित करने में लगते हैं, तो इनको दूर करने के लिए हमारे मन को हमको संतुलन में रखना पड़ेगा। तो संतुलन में रखने के लिए गुरुदेव ने हमको 4 पक्ष बताए हैं। वो 4 पक्षों को हमको अच्छी तरह से जानना होगा, और जान करके अमल में हम अगर लाते हैं, तो अ, हमें असंतुलन से छुटकारा मिल सकता है। एक एक श्लोक आता है कि मन के नचाए नाचते पागल ही कहते हैं उन्हें, मन को विचारों में रखेगा बस वही मानो बने। उसमें बताया गया है कि जैसे पहले ही हमको बताया गया था कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनका जो अपना संतुलन जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो छोटे बड़े उनको मानसिक रोग हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बस हमारे मन के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, जो हम सोचते हैं वो ही होना चाहिए। तो उसके 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 लिए ये श्लोक है कि मन के नचाए नाचते पागल ही कहते, जो सिर्फ अपने मन की सोचते, मुझे अभी सोना है तो मैं सो जाऊंगा, मुझे अभी पढ़ाई करने में पढ़ाई करूंगा, मुझे अभी खाना खाना है तो खा लूंगा। पर जो हमारा शेड्यूल है उसको वो शेड्यूल को फॉलो न करते हुए बस अपने मन की सोचना या मन की जानना या मन की अगर करते हैं, तो उसको पागल कहते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला है। दूसरा दूसरा उसने बोला है कि मन को विचारों में रखेगा बस वही मानोगा। और जो मन को विचारों में रखेगा, विचारों में मगर कैसा, सद विचारों में, सद विवेक को साथ लेकर के सद विचारों में जो अपने मन को रखेगा वही सच्चा मानव कहलाएगा। तो वही हम सच्चे मानव कैसे बने, यही करने के लिए हम स्वाध्याय की कल्पना लेते हैं और गुरुदेव की किताबों का स्वाध्याय करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।